सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। इन 3 अंगों में से न्यायपालिका के बारे में आज अपने पढ़ेंगे। मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। जब संविधान बनाया गया उस समय इस प्रकार की व्यवस्था थी कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, जिन्हें वर्तमान में बढ़ा करके 1+30 कर दिया गया है कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 30 अन्य न्यायाधीश होंगे। इस प्रकार हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो 31 न्यायाधीशों में है, वो 31 न्यायाधीशों से बना है। ये न्यायाधीश जो भी व्यक्ति बनता है उसमें कुछ विशेष प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, वो 5 साल तक उसने देश के जो अलग अलग राज्यों में उच्च न्यायालय है उनमें से एक न्यायालय में अथवा एक से अधिक न्यायालयों में वो 5 साल तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, अथवा वो 10 साल तक अधिवक्ता के रूप में विभिन्न उच्च न्यायालयों में काम कर चुका हो। उच्च न्यायालय में होना चाहिए, अन्य न्यायालयों में नहीं होना चाहिए। भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। उसके अलावा या तो वो 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम किया हो या 10 साल तक वो उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हुआ हो। और अगर ये भी नहीं है तो तीसरी एक योग्यता है कि राष्ट्रपति की राय में वो कानून का ज्ञाता हो, यानी राष्ट्रपति को ये विश्वास होना चाहिए कि ये व्यक्ति कानून का जानकार है। तो सर्वोच्च न्यायालय जब शुरुआत हुई तो एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश इनसे बना है। और जो भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनना चाहता है उसके लिए शर्त है कि वो 5 साल तक एक उच्च न्यायालय या अलग अलग उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के रूप में काम किया हुआ हो उसका, अथवा 10 साल तक उच्च न्यायालयों में वो अधिवक्ता के रूप में काम कर चुका हो, अथवा राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञाता हो। जिस व्यक्ति में इन 3 में से कोई भी योग्यता होगी, भारतीय नागरिक के साथ इन 3 में से कोई भी योग्यता होगी, वो देश का न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वो बन सकता है। जब कोई व्यक्ति न्यायाधीश बनता है तो उसको राष्ट्रपति उस पद पर नियुक्त करता है। यानी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जिस व्यक्ति में राष्ट्रपति न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए इन योग्यताओं को देखता है, जो भी हमने बात की, भारत का नागरिक हो, 5 साल तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो, 10 साल तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो,
या राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञाता हो, जिसमें भी ये योग्यताएं हो, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की भी बहुत बड़ी संख्या है। तो राष्ट्रपति किसे नियुक्त करे? तो वर्तमान में जो व्यवस्था है उसको बोलते हैं कॉलेजियम व्यवस्था। इसका मतलब है कि मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, यानी एक तरह की एक कमेटी हो गई जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 4 अन्य न्यायाधीश हैं। ये तय करते हैं, ये राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, जिस व्यक्ति में ये ऊपर की योग्यताएं होंगी उनका नाम ये राष्ट्रपति को सजेस्ट करते हैं और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है। अगर हम बात करें न्यायाधीश के कार्यकाल की, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, निम्नतम आयु के बारे में उसमें कुछ भी प्रावधान नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति एक बार इस पद पर आ गया वो 65 वर्ष की आयु तक इस पद पर रहता है। जब तक उसकी आयु 65 वर्ष ना हो जाए वो इस पद पर रह सकता है। अब वो व्यक्ति पहले भी त्यागपत्र दे सकता है, एक बार बनने के बाद में ये भी नहीं कि वो 65 साल तक की उम्र के लिए रहेगा ही रहेगा। वो स्वयं यदि चाहे अपना पद छोड़ना तो वो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। अथवा क्या कर सकता है, अगर न्यायाधीश अपने दायित्वों का सही निर्वहन नहीं कर रहा है तो उसको संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, और जो उसको हटाने की प्रक्रिया है उसको बोलते हैं महाभियोग। कि संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदन, संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों सदन अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ये विशेष गौर करने लायक बात है कि जब ये हटाने का प्रस्ताव जब पारित होगा तो उसमें 2 शर्तें चाहिए। कुल का तो चाहिए बहुमत, कुल सदस्यों का तो बहुमत, और उपस्थित का, जो उस दिन उपस्थित है उनका 2/3। तो इस बहुमत से संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं। तो हम एक बार फिर से इस बात को देख लें कि भारत का जो न्यायाधीश है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। जो भी व्यक्ति न्यायाधीश बनता है उसमें कुछ निश्चित योग्यताएं होनी जरूरी है कि भारत का नागरिक हो, उसके साथ साथ उसमें इन 3 में से कोई भी एक योग्यता होनी चाहिए। 5 साल तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, 10 साल तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में काम कर चुका हो, या राष्ट्रपति की राय में वो कानून का उच्च श्रेणी का ज्ञाता हो। कॉलेजियम व्यवस्था ये बताती है कि मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश ये राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि ये व्यक्ति न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है, आप इसको न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करो, और राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। अधिकतम वो अपने 65 साल की आयु पूरी करने तक वो उस पद पर रह सकता है। चाहे तो वो बीच में त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को, अथवा यदि वो स्वयं अपना कार्य जो है वो नियमानुसार नहीं करता है, या उसका जो दायित्व है उसका निर्वहन संसद ये मानती है कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो संसद उसको हटा सकती है। संसद के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो कुल सदस्यों के बहुमत से और उपस्थित के 2/3 बहुमत से। जब हम बात करते हैं बहुमत की तो इसका मतलब होता है 1/2, यानी आधे से एक ज़्यादा, कि कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित जो उस दिन प्रेजेंट हैं उसके 2/3 बहुमत से उसको हटाया जा सकता है।
अब हम बात करते हैं कि जब न्यायाधीश कोई व्यक्ति अपने पद पर रहता है तो उसको वेतन कितना मिलता है। तो उसके लिए अपने यूँ समझेंगे 100 और 90। 90 का मतलब हुआ 90,000 और 100 का मतलब हुआ 1,00,000। तो ये मुख्य न्यायाधीश को और ये 90,000 अन्य न्यायाधीश को। तो 90,000 रुपये जो सामान्य न्यायाधीश हैं, अन्य न्यायाधीश जिनको बोलते हैं हम, उनको वेतन मिलता है और मुख्य न्यायाधीश को 1,00,000 रुपये वेतन मिलता है। अब हम समझते हैं सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, यानी उसके अधिकारों का क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय किन किन कामों को करता है। तो सबसे पहले हम इसको समझें तो सर्वोच्च न्यायालय में 2 तरह के मामले होते हैं। कुछ मामले ऐसे जिसको कहा जाता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, और दूसरे होते हैं अपीलीय। दोनों के नाम से स्पष्ट है, यहाँ है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अर्थात ऐसे मामले जो कहीं और नहीं जाएंगे। देश में जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें जिला स्तर पर भी न्यायपालिका है, राज्य स्तर पर भी है और सर्वोच्च न्यायालय भी है। तो कुछ ऐसे मामले जो सीधे कहाँ आएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में, वो सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। जबकि अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब हुआ कि कोई भी मामला पहले कहाँ आता है, उच्च न्यायालय में, और उच्च न्यायालय में जब निर्णय हो जाता है तो उसके पश्चात जो व्यक्ति उस मामले से संतुष्ट नहीं हो, उस निर्णय से संतुष्ट नहीं हो, वो उच्च न्यायालय की उस सुनवाई के विरुद्ध यहाँ पर वो अपील कर सकता है कि मैं उच्च न्यायालय में जो है उसका जो फैसला है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उस मामले को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुना जाए। तो ये होते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वो जो सीधे कहाँ आरंभ होंगे, सर्वोच्च न्यायालय में, और अपीलीय क्षेत्राधिकार वो जो सीधे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में नहीं आते, वो पहले उच्च न्यायालय में आते हैं, उच्च न्यायालय में उनका निर्णय होता है, और उच्च न्यायालय के निर्णय में जो असंतुष्ट है वो उसकी अपील कहाँ कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास में जाकर के वो अपील कर सकता है कि मैं उच्च न्यायालय में का जो निर्णय है उससे मैं असंतुष्ट नहीं हूँ, मुझे वहाँ पर न्याय नहीं मिला। अब हम बात करें कि ये जो प्रारंभिक है, प्रारंभिक फिर से 2 प्रकार का है। एक तो है वो प्रारंभिक जिसको बोलते हैं हम एकमेव, यानी वो सबसे पहले उसकी शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय में ही हो सकती है, कहीं अन्य जगह पर नहीं हो सकती है। तो वो कौन सा है, प्रारंभिक एकमेव। जबकि कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं और जो यहाँ भी सीधे जा सकते हैं और यहाँ भी सीधे जा सकते हैं। तो ये प्रारंभ तो हालांकि सीधा कहाँ हुआ, सर्वोच्च न्यायालय में, लेकिन ये अकेले इसी के अधिकार क्षेत्र का नहीं है, ये मामला सीधा हाई कोर्ट में भी जा सकता था। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को हम फिर से 2 भागों में बांटें, प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार और प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। एक तो हो गया एकमेव क्षेत्राधिकार और दूसरा है समवर्ती क्षेत्राधिकार। एकमेव क्षेत्राधिकार वो जो सिर्फ और सिर्फ किसके पास आएगा, सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास। जबकि समवर्ती में ऐसे मामले जो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। और अपीलीय की हमने पहले बात कर ली। अपीलीय कौन सा, जो जिसकी अपील की जाए,
ऐसे अधिकार जो सीधे ना आकर के अपील के रूप में आए। अपील कब की जाएगी? जब उसका निर्णय पहले से हाई कोर्ट में हो चुका हो और उसके निर्णय से, हाई कोर्ट के निर्णय से कोई एक पक्ष संतुष्ट नहीं हो तो वो सर्वोच्च न्यायालय में आकर के अपील कर सकता है। अब एक इसका अधिकार आता है परामर्शदायी अधिकार। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है 143। इस 143 अनुच्छेद में ये है कि सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है। परामर्श यानी राय दे सकता है। और राय किसको देगा? कि राष्ट्रपति को। यानी राष्ट्रपति जब भी ये महसूस करे कि उसको संविधान संबंधी किसी मामले के बारे में कोई चीज़ उसको कंफ्यूज कर रही है, कहीं वो क्लियर नहीं है, या वो अपने निर्णय से पहले और ज़्यादा अपने जो ज्ञान है या अपना जो निर्णय का आधार है, कोई भी बात करना चाहता है उसका आधार है, वो और ज़्यादा मजबूत करना हो उसको, तो वो सर्वोच्च न्यायालय से राय लेता है। और सर्वोच्च न्यायालय से राय का मतलब हुआ कि वो सर्वोच्च न्यायालय से पूछेगा कि इस मामले में क्या करना चाहिए, और सर्वोच्च न्यायालय उसको राय देगा। इस मामले में एक बात समझने की है कि राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से राय मांगी, सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी, राष्ट्रपति उस न्याय को मानने के लिए, राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। राय मांगी, राष्ट्रपति ने राय मांगी, सर्वोच्च न्यायालय ने राय दी। अब वो राय माने नहीं माने ये राष्ट्रपति पर है। लेकिन साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात और है कि सर्वोच्च न्यायालय राय देने को बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति ने राय मांग ली, इसका मतलब ये नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय हर हाल में राय देगा ही देगा। सर्वोच्च न्यायालय भी राय देने से मना कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को फिर से हम समराइज करें कि इसके अधिकार, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अधिकारों को प्रमुख रूप से दो क्षेत्रों में बांटा है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार वो हैं जो मामले सीधे सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभ किए जाते हैं, जबकि अपीलीय क्षेत्राधिकार वो है जिनमें उच्च न्यायालय के निर्णयों की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। फिर हम बात करें कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है ये भी दो तरह का है, एकमेव और समवर्ती। एकमेव वो जो सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही प्रारंभ होंगे, सुप्रीम कोर्ट में, जबकि कुछ ऐसे मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी आरंभ हो सकते हैं और जो हाई कोर्ट में भी आरंभ हो सकते हैं। वो कौन से हैं? वो समवर्ती क्षेत्राधिकार है। फिर आता है परामर्शदायी अधिकार कि अनुच्छेद 143 कहता है कि राष्ट्रपति जब भी चाहे सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले पर राय ले सकता है। ना तो सर्वोच्च न्यायालय की राय मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है और ना ही राय देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय बाध्य है। अब एक इसका अधिकार है जिसको बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। इसका मतलब हुआ कि कोई विशेष प्रकार का मामला है जो सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई उस पर हुई और कोई निर्णय हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें किसी एक विशेष चीज़ के बारे में निर्णय दे दिया। अब उसी प्रकार का मामला जब देश के किसी भी हाई कोर्ट में आए या अन्य न्यायालय में आए तो फिर ये निर्णय कैसे करे? ये उस मामले में तो जो वो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है वो इनके लिए एक दस्तावेज का, अभिलेख का काम करता है। और ये हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट जो है उसी प्रकार के मामले में वैसा ही निर्णय करेंगे जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने किया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है
वो एक अभिलेख बन जाता है और भविष्य में जब देश के किसी अन्य न्यायालय में वैसा ही कोई मामला आएगा तो वो हाई कोर्ट अपना निर्णय उसी अनुरूप देगा जैसा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नहीं बदल सकता। लेकिन विशेष बात ध्यान रखने की है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर फिर से कोई वैसा ही केस आए तो सुप्रीम कोर्ट जरूरी नहीं कि अपने पुराने निर्णय के अनुसार ही निर्णय करे, वो उस निर्णय को बदल भी सकता है। एक बार फिर से समझें, अभिलेख न्यायालय का मतलब हुआ कि कोई विशेष प्रकार का केस जो सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, तो भविष्य में जब भी हाई कोर्ट में या अन्य न्यायालयों में उसी प्रकार का मामला आएगा तो वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप ही अपना निर्णय देंगे। हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप ही अपना निर्णय देंगे, उसको बदल नहीं सकते। लेकिन अगर फिर से कोई सुप्रीम कोर्ट में वैसा मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के निर्णय को बदल सकता है, वो उसको बदल सकता है। अगला अधिकार है मौलिक अधिकारों का रक्षक। सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक बनाया गया है। मूल अधिकारों का जब भी हनन होता है, मूल अधिकारों का जब भी हनन होता है तो वो मामला या उच्च न्यायालय में आएगा या सर्वोच्च न्यायालय में आएगा। और सर्वोच्च न्यायालय यानी वो कौन कैसा अधिकार हुआ? समवर्ती, कि वो या तो आरंभ कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट में, या आरंभ कहाँ होगा? हाई कोर्ट में। तो जब भी ऐसा कोई मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। फिर से समझें, सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का रक्षक कहा गया है। जब भी कोई मामला मूल अधिकारों के बारे में, मूल अधिकारों के हनन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार के लेख जारी कर सकता है। ये 5 नाम हमें याद होने चाहिए: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। तो इनके द्वारा, इन रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है। और एक आता है प्रमुख अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन। पूरा लिख दें हम, न्यायिक पुनरावलोकन। तो जब हमने बात करी थी आरंभ में कि सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कानून बनाना व्यवस्थापिका का काम होता है, कानूनों को लागू करना, कानूनों के हिसाब से काम करना कार्यपालिका का काम होता है, और कौन व्यक्ति कानून का पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये तय करना ये न्यायपालिका का काम है। तो कानून निर्माण किसका कार्य हुआ? व्यवस्थापिका का। लेकिन व्यवस्थापिका जब भी कानून का निर्माण करती है तो एक दायरा है संविधान पूर्व में जो है, उस संविधान के दायरे में रह करके व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है। समझें इस बात को कि व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, लेकिन एक दायरे में रह करके, कि जो संविधान है उसके दायरे में रह करके ये कानून का निर्माण करती है। तो जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाया है वो उस संविधान के दायरे में है या संविधान के अनुसार है या नहीं, ये बात तय करना, इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। कि कभी इस प्रकार की बात पूछी जाए कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, तो संसद ने जो कानून बनाया है या व्यवस्थापिका ने जो कानून बनाया है, उस कानून के बारे में ये जांच करना
कि क्या वो कानून संविधान सम्मत है या नहीं, इस बात को तय करने का अधिकार किसका है? न्यायपालिका का। तो इसको बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। और एक और चीज जो इससे जुड़ी हुई हम समझ सकते हैं, न्यायिक सक्रियता। ये वर्तमान समय में बहुत चर्चित रहता है। न्यायिक सक्रियता कि जनता के हित में कानून बनाना व्यवस्थापिका का कार्य है, जनता के हित में कानूनों के हिसाब से काम करना ये कार्यपालिका का काम है। लेकिन बहुत समय इस प्रकार की स्थितियां देखी जाती हैं जब ये दोनों ही अंग अपना कार्य भली प्रकार से नहीं निभाते हैं। ना व्यवस्थापिका अपना काम करती है और ना कार्यपालिका अपना काम जब करती है, तो न्यायपालिका आगे बढ़ करके या सक्रिय होकर के और जनता के हित में काम करे तो उसको कहा जाता है न्यायिक सक्रियता। तो इस बात को लेकर के जनता के हित को साधने के लिए, जनता के हितों की रक्षा के लिए न्यायपालिका एक विशेष प्रकार की भूमिका निभाती है कि वो आगे बढ़ करके कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से कहती है कि आप जनता के ये काम करो। तो इसको हम बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। तो जनता के हित में है, लेकिन व्यवस्थापिका और कार्यपालिका ये मानते हैं कि ये काम तो हमारा है, न्यायपालिका हमें इस बारे में क्यों कह रहा है। तो इस बात को लेकर के कई बार इस प्रकार का मतभेद भी रहता है। तो न्यायिक सक्रियता, सक्रिय यानी न्यायपालिका सक्रिय होकर के जनहित की बात करे तो वो न्यायिक सक्रियता। 2 मिनट में अपने एक बार फिर से देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय 1 न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश थे। अब 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं। न्यायाधीश बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और ये 3 योग्यताएं हैं। 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो हाई कोर्ट में, दोनों की दोनों हाई कोर्ट में, या राष्ट्रपति की राय में कानून का ज्ञाता हो। जिसमें भी ये क्वालिटी होंगी उसको राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्त नहीं करता है। एक 4 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश ये मिलकर के राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, उन्हीं को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। फिर एक बार न्यायाधीश बनने के बाद 65 साल तक रहेगा। अपनी मर्जी से राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है और अगर हटाना हो तो ये अधिकार संसद का है। हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। और महाभियोग में क्या होगा, संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित का 2/3 बहुमत। 90,000 रुपये वेतन सामान्य न्यायाधीश को मिलता है, जबकि 1 लाख रुपये वेतन मुख्य न्यायाधीश को मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार 2 हैं। जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आरंभ हो वो प्रारंभिक, जो पहले उच्च न्यायालय में आए लेकिन उनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में आई तो वो अपीलीय। फिर प्रारंभिक हमने 2 प्रकार की बात की, एक में वो समवर्ती, एक में जो एकमात्र सुप्रीम कोर्ट में आरंभ होते हैं। हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक यानी एक में का मतलब हुआ कि जो एकमात्र यानी एक जगह ही आएंगे वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में, और समवर्ती कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकते हैं और हाई कोर्ट में भी आ सकते हैं, दोनों में समान है, सम है। फिर तीसरा परामर्शदात्री कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, अनुच्छेद 143 कहता है ये। ना तो उस राय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है और ना ही सर्वोच्च न्यायालय राय देने के लिए बाध्य है। फिर आता है अभिलेख न्यायालय कि जब भी कोई मामला सर्वोच्च न्यायालय में हो जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया हो, तो अन्य न्यायाधीशों में वो निर्णय अभिलेख के रूप में काम करता है। अन्य न्यायालय उस निर्णय के विरुद्ध अपना निर्णय नहीं दे सकते, उस निर्णय को पलट नहीं सकते। जबकि वैसा ही मामला अगर सर्वोच्च न्यायालय में दोबारा आएगा तो वो अपने उस पुराने निर्णय को बदल सकता है। फिर सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक माना है। मौलिक अधिकारों का रक्षा के लिए वो 5 प्रकार की रिट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। और फिर है न्यायिक पुनरावलोकन कि जो कानून संसद ने बनाया वो कानून अगर संविधान के हिसाब से नहीं बना है तो उसका पुनर्अवलोकन करता है न्यायपालिका, और वो उसको कह सकती है संसद को कि आपने जो कानून बनाया है ये अवैध है, ये संविधान के अनुसार नहीं है।